तो अगले हफ्ते की हम तैयारी कर रहे हैं और अगले हफ्ते के अंदर अब आप बहुत सारे ट्रिगर्स भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कौन कौन सा नतीजे आने वाला है, जिन नतीजों के नंबर आ गए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बाजार के रिकवरी के बारे में भी बातचीत होगी, अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में भी बातचीत होगी। तो इसलिए ये अगले आधे घंटे का जो प्रोग्राम है अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और हम अपने मेहमान पार्थिव शाह को भी अपने साथ जोड़ेंगे ताकि वो आपको एनालिसिस करके बता पाए कि इस समय बाजार की दिशा और दशा क्या है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पूरा हफ्ता गया कैसे, उसके बाद हम फिर एक एक करके आपके सामने उस सारे पॉइंट्स में रखता चलूँगा। सबसे पहले ये देखते हैं आज अगर आप वैसे मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये पूरा वीक इंडेक्स के हिसाब से तो निफ्टी ने करीब 1.25% का गेन दिया है। आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा कि अडानी ग्रुप और निफ्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं और अडानी और निफ्टी का जो व्यू पॉइंट है यानी कि जो ट्रेडिंग है जो चल रहा है मार्केट के अंदर वो भी बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। इसके अलावा S&P के यानी कि छोटे शेयर्स 100 वाले वो करीब 1.5%, बैंक निफ्टी 2.5%। ये कुछ इंडाइसिस हैं जो आपको चलते हुए दिखे। आते हैं गेनर्स पे, सेक्टर के हिसाब से आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सारी चीज़ नोटिस कीजिएगा। FMCG 3.5%, ये डिफेंसिव एग्रेसिव दोनों का व्यू पॉइंट रखता है। FMCG में एक बात और छुपी हुई है, इस बार का बजट टिल्ट था एग्री रूरल इंफ्रा को लेकर। FMCG उसका बड़ा प्लेयर है। IT के अंदर कोई दिक्कत नहीं चल रही है, ज़्यादातर कंपनीज की वैल्यूएशन को जज करने के बाद पैसा मार्केट में आ रहा है, थोड़ा हेजिंग वाला मामला भी है। बैंक निफ्टी पहले 3 दिन तो टूटा लेकिन उसके बाद जो 2-3 दिन की रिकवरी थी वो बहुत फास्ट थी, तो नेट में 2.5% आया। ऑटो बताया जा रहा है कि इस साल का वन ऑफ द बेस्ट ईयर इनके लिए रह सकता है क्योंकि चिप वाली प्रॉब्लम हट गई है, डिमांड जस्ट की तस से, कॉस्ट प्रेशर ठीक हो जाएगा, तो शायद इनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं और ईवी वाला प्ले भी ज़्यादातर कंपनीज प्ले कर रही हैं। ये 2% ऊपर है। इसके अलावा जो नहीं चले वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा वो भी दिखाइएगा। जैसे रियल एस्टेट वो ज़्यादा नहीं चला। सबसे ज़्यादा क्या टूटा? वो टूटा मेटल्स। हालांकि मेटल्स एनर्जी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा गिरावट दिखेगी, उसकी बड़ी वजह मेटल्स को हालांकि थोड़ा ग्लोबली भी इसके अंदर हिस्सेदारी होती है और थोड़ा पहले चल भी चुका था। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी गिरावट थी। ये इसमें सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सिप्ला का स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिस्ट सबसे स्ट्रांग बताते हैं, लेकिन आज जब डिविस के नंबर आए तो आपको खुद ही हर्ष उसका पता है 12% नीचे चला गया। सन फार्मा ने जब से 1000 पार किया इसके ऊपर टिका हुआ है, तो आपको फार्मा अलग अलग कंपनीज को चुन के देखना होगा। अब आ जाते हैं गेनर्स कौन कौन से थे इस पूरे हफ्ते के अंदर। ITC सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर चला, ये करीब 10%। इसकी दो बड़ी वजह, एक तो जो ड्यूटीज़ लगाई गई उसका इम्पैक्ट बेहद कम था। आपको पता होगा जब बजट के अंदर ड्यूटीज़ की जैसी बात हुई शेयर डिप कर गया था और उसके बाद जो रिकवरी आई वो अभी तक नहीं रुकी। 9% 10% की तेज़ी आई। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 7%, ICICI बैंक के अंदर 5% की तेज़ी। अच्छा, अल्ट्राटेक के अंदर 7% की तेज़ी ये है क्योंकि सीमेंट की दो बड़ी कंपनियां अंबुजा और ACC के अंदर गिरावट है और उसके बाद ज़्यादातर पैसा जो सीमेंट में लगाना चाहते थे वो इन दोनों कंपनीज को छोड़ के लगा रहे हैं। बड़ी कंपनीज में ग्रासिम का स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे दिखेगा कुछ कुछ। ब्रिटानिया के अंदर 5% की तेज़ी आई, नंबर अच्छे आए थे इस वजह से। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर लूजर्स कौन कौन से थे। अडानी एंटरप्राइजेज आपको पता है निफ्टी का हिस्सेदार है, 2% की वेटेज रखता है, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा टूटा। अडानी पोर्ट टूटा, HDFC टूटा, डिविस लैब के अंदर गिरावट आई और साथ ही SBI लाइफ भी टूटा। ये कुछ एक वो शेयर्स थे। आ जाते हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर। इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छा चला, सरकार का पुल बैक था और टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, 50 नए शहरों को बनाना चाहते हैं टूरिज्म के लिहाज से बड़ा, तो उसका फ़ायदा मिला। डालमिया भारत, वोल्टास जैसे शेयर्स भी काफ़ी अच्छे चले जिसमें सिक्लिकल व्यू मिल जाता है। इसके अलावा टायर कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, BKT भी चल गया। जो शेयर लूजर्स बने वो थे अदानी विल्मर, 5% का सर्किट है, करते करते 20% से ज़्यादा टूट चुका है, यानी कि 5 दिन से इसमें सर्किट लग रहे हैं लोअर। पतंजलि भी टूट गया 17%, जुबलेंट टूटा 11%, विप्रो टूट गया 9.5%। तो वर्लपुल, तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे, तो आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि इस पूरे हफ्ते के अंदर बाजार के अंदर आखिरकार हुआ क्या। अब पार्थिव शाह से जुड़ने का समय है, वो आपको ये बताने वाले हैं जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या होगा। पार्थिव, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। मैं आपको 2 हिस्सों में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मैं अडानी वाले हिस्से को बिल्कुल अलग कर दूं, मेरा सेपरेट क्वेश्चन होगा उसमें बिल्कुल इसको अलग कर दूं, तो ओवरऑल आपने इस पूरे हफ्ते के अंदर जिसमें बजट भी आया, आपने क्या चीज़ नोटिस की, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और आगे चल के फ़ायदा भी पहुँचा सकती है? गुड आफ्टरनून दिग्विजय जी। देखिए, मेरे को तो
ये जो वीक में सबसे बड़ी इवेंट थी बजट, आई थिंक वो बहुत अट्रैक्टिव लगी और इट इज़ थैंक्स टू द फैक्ट के बजट के वजह से, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने जो बताया कि अदानी ग्रुप में जो कार्नेज आया उसका कंटेजन इफेक्ट मार्केट में नहीं आया और बजट के अंदर जाते आई थिंक जो इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है हम लोग जैसे, वी वर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि कैपिटल गेन्स फॉर द इक्विटी मार्केट्स में कोई टिंकरिंग ना हो, तो वो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी राहत है एंड दैट इज अ बिग साइन ऑफ रिलीफ। नॉट ओनली दैट जी, आई थिंक जिस तरह का गवर्नमेंट ने अग्रेशन दिखाया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बिकॉज मोटा मोटी यही मानना था कि ये काइंड ऑफ एक लास्ट बजट है बिफोर द नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शंस, तो उस लिहाज से ये लोग ज्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स करेंगे, ज्यादा सब्सिडीज डोल आउट करेंगे, लेकिन कॉन्ट्री टू दैट व्हाट वी आर सीइंग इज के रिलेटिव काफी सब्सिडीज कम करके जो एलोकेशन टू कैपेक्स है वो बहुत बड़ा है। और अगर मैं देखने जाऊँ तो बेस्ट केस एस्टिमेट था कि 9 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस होगा, देयर टॉक्ड ऑफ 10 लाख करोड़, और पिछले 3 साल का अगर हम कैगर देखें तो कैपेक्स एज अ परसेंटेज टू जीडीपी वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव और हेल्दी साइन है, बिकॉज आई थिंक ये गवर्नमेंट का इंटेंशन दिखाता है कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन इंफ्रा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट ने बहुत बड़ा थम्स अप दिया, प्लस फिस्कल डेफिसिट का भी जो ग्लाइड पाथ है जो एस्टिमेटेड है उस हिसाब से ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा स्पेंडिंग करके कुछ फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा किया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और कंजर्वेटिव एस्टिमेट से जो नॉमिनल जीडीपी के 10.5% के आसपास का एस्टिमेट है, काफी इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि वी माइट इवन टच 11.5। तो ओवरऑल आई थिंक मुझे लग रहा है कि बजट बहुत ही बैलेंस था, ग्रोथ ओरिएंटेड था, उसके वजह से आई थिंक मार्केट्स को बहुत राहत मिली और ये हफ्ते में डिस्पाइट ऑल द वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस हमने एक पॉजिटिव क्लोज दिया निफ्टी में। अब पार्थिव मेरा दूसरा हिस्सा है, तो मैंने आपसे भी शेयर भी किया था कि पहले मैं अडानी ग्रुप को साइड में करता हूँ और आप मेरे को वो वाला बाजार का हिस्सा बता दीजिए। आपने बजट में जो भी आपकी फाइंडिंग्स थी आपने रखी सामने। अब मेरे को जरा अडानी ग्रुप के बारे में बताइएगा। ये प्रॉब्लम भाव के हिसाब से तो लग रहा है बहुत सीवियर है, क्या भावनाओं के हिसाब से भी सीवियर है? कहने का मेरा मतलब है कि बैलेंस शीट्स में या फिर सेंटिमेंट के हिसाब से या वैल्यूएशन के हिसाब से आपकी अपनी अप्रोच क्या है? जिनके पास पुराना अडानी के कोई शेयर है वो क्या करें, जिन्होंने अभी तक कोई अडानी का शेयर नहीं लिया वो क्या करें? देखिए, पूरे अडानी ग्रुप में ये तो डिबेट नहीं हो सकती कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। हाँ, अगर हम साइडलाइन करें कि जैसे अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट्स है, जो नए एक्विजिशंस है, और फॉर दैट मैटर इवन अदानी पोर्ट की बात करें, तो ये 3 कंपनीज में हमेशा हमने ये कंफर्ट जताया था कि एटलीस्ट कुछ वैल्यूएशन समझ में आते हैं एज कंपेयर टू दीज 3। बाकी के जो उनकी ग्रुप कंपनीज है उसके वैल्यूएशंस आई थिंक आउट ऑफ वैक, डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे अदानी टोटल गैस है, तो अदानी टोटल गैस का पीक पे मार्केट कैप वाज ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़। अगर इसके कंपेरेबल पीयर्स की बात करूं जो इंद्रप्रस्थ गैस है या महानगर गैस है, तो यहाँ पे उनके पास जिस तरह की एसेट्स है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अदानी गैस से ऑलमोस्ट 3 to 6 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन मार्केट कैप वाइज अदानी गैस वाज लॉट हायर, तो ये जस्टिफाइड नहीं था। और हम अभी भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नो डाउट पूरे ग्रुप में बड़ा करेक्शन आया, लेकिन पिछले 2 दिन से डिस्पाइट दिस करेक्शन कंपनीज लाइक पोर्ट्स जहाँ पे अभी वैल्यूएशन थोड़ा और कंफर्टेबल हो गया है, अंबुजा है, एसीसी है, यहाँ पे एक फ्लोर जैसा हो रहा है और यहाँ पे नीचे ज्यादा गिरावट नहीं हो रही। एंटरप्राइज की बात करें, जो काइंड ऑफ फ्लैगशिप कंपनी इंक्यूबेटर की बात की जाती है, यहाँ पे अभी भी आई थिंक अगर देखने जाए तो वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव है। नो डाउट आज काइंड ऑफ मिराकुलस रिकवरी आई है नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट 50-60%। रिटेल इन्वेस्टर्स हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ दिस एंटायर ग्रुप, बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और ज्यादा फोकस और ज्यादा चर्चा यही ग्रुप की होती है। मार्केट ये ग्रुप से भी बड़ा है, नो डाउट इसको निकारा नहीं कर सकते क्योंकि 15 लाख 17 लाख करोड़ का ये ग्रुप है जिसकी वैल्यू अभी काफी कम हो गई है। आगे जाते यहाँ पे और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एपिसोड क्लोज नहीं हुआ है, सो वन विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चेरी पिकिंग व्हाट स्टॉक्स टू हैव इन दिस ग्रुप। ओके ठीक है, तो सर मैंने आपसे अडानी और नॉन अडानी वाला एक आउटलुक तो ले लिया। एक और खबर भी मार्केट के अंदर चल रही है जो इंडसइंड बैंक को लेकर चल रही है। मैं आपको खबर बता देता हूँ, हिंदुजा ग्रुप पहले इसके फाउंडर मेंबर्स भी हैं, 16% उनके पास है इनकी होल्डिंग, प्रमोटर्स मेंबर हैं, और वो अब 26% हो सकती है। ये रेगुलेटर्स ने उनको मंजूरी दे दी है। इसकी ना कुछ डिटेल पहले अंकुर से समझ लेते हैं, फिर पार्थिव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अंकुर पहले आप बताएं। जी हाँ, सोर्सेस हमें यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है
इंडसइंड बैंक को जो प्रमोटर ग्रुप है जो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते थे उस पर मंजूरी मिल गई है। आपको याद होगा प्रमोटर ग्रुप ने ये जाहिर किया था कि वो अपना स्टेक 26% तक बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ओनरशिप नॉर्म्स में बदलाव किया था और वहां पर जो लिमिट पहले 15% थी उसको बढ़ाकर 26% कर दिया था। तभी से उसके कुछ 2 से 3 महीने बाद प्रमोटर ग्रुप ने आरबीआई को एप्लीकेशन दी थी और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रमोटर्स को मिल गया है। इसका मतलब यही है कि एक फाइनल लेटर जाना बाकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जो भी थोड़ी बहुत क्वेरीज हैं वो प्रमोटर्स के साथ डिस्कशन होने के बाद, और जैसे ही ये लेटर मिल जाता है उसके बाद एक फॉर्मल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टेक बैंक में जो करीब अभी 16.5% के आसपास है उसको बढ़ाकर 26% तक कर सकते हैं। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स इन्फ्यूज कर सकते हैं हिस्सा बढ़ाने के लिए, और ये मॉरिशस रूट से हो सकता है। जो इंडसइंड इंटरनेशनल मॉरिशस है वो इन्फ्यूजमेंट कर सकता है बैंक में। अब देखना ये होगा कि इसके लिए प्रमोटर्स प्रेफरेंशियल इशू का सहारा लेते हैं या फिर कोई और ऑप्शन चुनते हैं। बैंकों ने खबर बता रही, पार्थिव आपको बताना है कि अब जब ये प्रमोटर 16 से 25% हो जाए और मजबूत प्रमोटर रहे तो उसका फायदा क्या मिल सकता है बैंक को? बहुत जरूरी होता है बैंक के लिए कैपिटल। ये कैपिटल ग्रोथ कैपिटल रहता है और ये कैपिटल इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड फर्दर अगर प्रमोटर जैसी एंटिटी इसमें स्टेक बढ़ा के कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। तो आई थिंक ये इंडसइंड बैंक के लिए और इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए आगे जाते अगर प्रमोटर्स पूरी कमिटमेंट देते हैं और पूरा ये 26% स्टेक की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो दिस विल गिव वेरी गुड कैपिटल इन्फ्यूजन टू इंडसइंड बैंक। नो डाउट इंडसइंड बैंक ने भी काफी क्लीन अप किया है, काफी एसेट्स राइट ऑफ किए। ये बैंक को भी पास्ट में काफी लेगेसी इश्यूज थे, तो उसके बाद धीमे धीमे करके हम देख रहे हैं कि नेट स्लिपेज रेशियो कम हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट स्लाइटली इंप्रूव हो रही है और अभी हर एक बैंक्स की कमेंट्री यही है कि उनका बैलेंस शीट प्रोविजन कवरेज रेशियो काफी तगड़ा है। तो आगे जाते वो लोग बात कर रहे हैं कि अभी ग्रोथ होगा क्योंकि डिसबर्समेंट्स और क्रेडिट ग्रोथ की डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो ऐसे माहौल में अगर प्रमोटर एंटिटी से अगर पैसे आते हैं एंड होपिंग फॉर द फैक्ट कि प्रमोटर काफी फेयर वैल्यू पे ये पैसे लाएंगे एज कंपेयर टू जो अभी का मार्केट कैप चल रहा है, तो उसके आसपास अगर पैसे लाते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी गुड न्यूज। कम इक्विटी डाइल्यूट होगी लेकिन प्रमोटर का स्टेक बढ़ने से जो कैपिटल इन्फ्यूज होगा उससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आगे जाते ये बैंक एटलीस्ट 15 to 18% के कैगर पे क्रेडिट डिसबर्स कर पाए। ओके, ठीक है सर। मैं अभी ना आपके एसबीआई के बारे में भी मैं आपसे पता करूंगा और मैं एक काम करता हूँ, डिटेल आपके सामने रख ही देता हूँ क्योंकि नंबर्स आए हैं उसके, तो मैंने जितने रीडिंग की है उस हिसाब से नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं। अगर आप ब्याज से आए देखेंगे तो जितना हमारा अनुमान था 38,000 करोड़ का उससे ज़्यादा आया। ग्रॉस एनपीएस कम हुए 3.5 से 3.14, नेट एनपीएस 0.8 से 0.7। अब किसी को लगेगा कि 0.8 से 0.7% की क्या कीमत है? बहुत बड़ी कीमत है, देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसका 0.10 यानी कि 10 बिप्स का बदलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक और बात, ब्याज से आय पे, प्रॉफिट्स की टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स पे और नेट प्रॉफिट एनपीएस के टर्म्स पे, ग्रॉस एनपीएस के टर्म्स पे नंबर्स उम्मीद से बेहतर आए हैं मार्केट के। कमेंट्री भी आएगी, जब आएगी तब बात करेंगे उसकी, लेकिन सिर्फ नंबर्स को देखने के बाद, स्ट्रक्चर को देखने के बाद, अडानी ग्रुप के थोड़े फियर को कम होने के बाद पार्थिव सर इसमें क्या करना चाहिए? आई थिंक फैंटास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेट ऑफ नंबर्स है। मैं सिर्फ एक एनआई की बात करूं तो सालाना एनआई में ऑलमोस्ट 24 to 25% का ग्रोथ है और दिस हैज पर्कुलेटेड एक्सट्रीमली वेल इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज हमने देखा है कि जो एनपीए का लेवल है बैंक का वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक इंप्रूवमेंट की ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है और ये क्वार्टर में डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोविजनिंग उन्होंने करीबन, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूं तो प्रोविजनिंग करीबन उन्होंने 2000 करोड़ से बढ़ाई है। डिस्पाइट दिस हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका जो रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वो ज्यादा है। इनफैक्ट अनुमान से मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीबन 500 से 700 करोड़ ज्यादा ही है। गोज टू शो कि
इस तरह की जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिस तरह की बुक की साइज है और जब क्लीन अप हो जाता है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी अभी 91.5% के आसपास रहता है, तो इट इज अ बैंक विच कैन डिलीवर प्रॉफिटेबिलिटी विच इज इवन बिगर देन सम ऑफ द कंपेरेबल कॉर्पोरेट पीयर्स लाइक से रिलायंस है, टीसीएस है। तो आई वुड से शानदार रिजल्ट्स है। आई थिंक अभी भी बैंक काफी अंडर वैल्यूड है। नो डाउट आज के उनके कॉन कॉल में काफी क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज मार्केट डर गया था इन टर्म्स ऑफ इनका जो एक्सपोजर है, बिकॉज हमेशा एसबीआई को लिंक किया जाता है अदानी ग्रुप से, तो कितना एक्सपोजर है उसका, कितना कोलैटरल सामने उन्होंने लिया है, कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट से, ये सब का जस्टिफिकेशन आएगा। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स पे मंडे को आई थिंक बहुत अच्छा रिएक्शन आना चाहिए इस पे। मंडे को अच्छा रिएक्शन आएगा। टाटा स्टील के नंबर्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर पार्थिव के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच टाटा स्टील के नंबर्स भी आने हैं। नंबर्स कैसे आ सकते हैं, पहले एक बार आशीषा से समझ लेते हैं। सोमवार को इसके नंबर्स आएंगे। आशीषा, एक बार टाटा स्टील के नंबर बता दीजिए। कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से इस क्वार्टर में। वॉल्यूम्स लोअर साइड पे थे और रियलाइजेशंस भी कमज़ोर थे। इसी के चलते कंसोलिडेटेड नंबर्स पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूरोपियन ऑपरेशंस में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। रियलाइजेशंस लोअर साइड पे थे, ऑफ टेक भी लोअर साइड पे थे और इसी के चलते यूरोपियन ऑपरेशंस के एबिटा लेवल पर लॉस देखने को मिलेगा टाटा स्टील में इस क्वार्टर में। नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ में करीब 8% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर, और मार्जिन्स में भी 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 8.1% पे आ सकते हैं वर्सेस 10.1% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। स्टैंडअलोन नतीजों की बात करें तो रियलाइजेशंस मार्जिनली डिक्लाइन हो सकते हैं। 65,000 रुपीज़ पर टन पर रियलाइजेशंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन एबिटा पर टन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। करीब 50% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और कोकिंग कोल प्राइसेस डिक्लाइन हुए थे इस क्वार्टर में और इसी के चलते स्टैंडअलोन एबिटा पर टन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है यूरोपियन टाटा स्टील यूरोप के। एबिटा पर टन लॉस में दिख सकता है इस क्वार्टर में, और ये लोअर रियलाइजेशंस और लोअर ऑफ टेक के चलते देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल टाटा स्टील से इस क्वार्टर में वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन ऑपरेशंस में कमजोरी देखने को मिलेगी और इसी के चलते कंसोलिडेटेड नतीजों पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नंबर्स तो इस बार ठीक नहीं लग रहे हैं। एक बार आप जरा बताएंगे पार्थिव, आपका असेसमेंट क्या है? नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, बिकॉज यूरोप में हम जानते हैं कि एनर्जी फीडस्टॉक कॉस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव थे और वहाँ पे डिमांड भी बहुत स्लम थी। तो अगर वहाँ से लॉस आता है तो कंस्ट्रेंट लेवल पे नंबर्स वोंट लुक गुड। इवन इंडिया में हम जानते हैं कि इट इज़ जस्ट अंटिल रिसेंटली कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हटाई गई थी और थोड़ा इंडिया में भी काफ़ी प्राइस करेक्शन आया था। और टाटा स्टील जैसी कंपनी कस्टमर्स के साथ मंथली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो उसमें दे हैव टू ऑनर द प्राइस दैट दे हैव कमिटेड। इसीलिए नो डाउट ये क्वार्टर थोड़ा टेपेड रहेगा, लेकिन कम इनटू क्वार्टर फोर के अंदर हमें लग रहा है कि यूरोप में से थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया में जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस जो इनके बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, वहाँ पे काफी प्राइस राइजेस हुए हैं। और यहाँ पे भी हमने देखा है कि आयरन ओर जहाँ पे उनके पास फुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, वहाँ पे डिस्पाइट द प्राइस इंक्रीज उनको फायदा होगा। और कुकिंग कोल जहाँ पे उनके पास ऑलमोस्ट 25% जितना सप्लाई है खुद का, और बाकी का जो इंटरनेशनल मार्केट से आता है उसके प्राइसेस काफी कम हुए, तो स्टील के स्प्रेड्स मुझे लग रहा है प्रोडक्ट मिक्स के वजह से अच्छे इंप्रूव होंगे। तो शायद मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होगा, लेकिन यस मंडे को जब नंबर्स आते हैं तो थोड़ा टेपिडनेस होगी, ऐसी अनुमान है। पार्थिव, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स, मैं ट्रेडिंग तो नहीं बोलूँगा बट अच्छी बेहतरीन स्टडी हुई कॉल्स कौन सी हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? हम लोग ऐसा कंपनीज प्रेफर करते हैं जी जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रह सके, मैनेजमेंट बहुत ही क्रेडिबल और स्ट्रांग और कैपेक्स और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मैच होती है। तो ऐसे दो स्टॉक्स है, एक है सुंदरम फास्टनर्स। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग में फास्टनर्स में इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज और इनको बहुत ही क्रेडिबल 2000 करोड़ का ईवी का ऑर्डर मिला है 6 साल की अवधि के लिए बड़े ईवी ओईएम से। इज ह्यूज स्टैंप ऑफ अप्रूवल और आगे जाते भी मैनेजमेंट काफी अपबीट है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फास्टनर्स के अंदर और ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो मुझे
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अर्निंग्स का ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहेगा, मार्जिन्स भी जो प्रेशर में थे थोड़ा इंप्रूव होंगे, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है रैमको सीमेंट्स, यहाँ पे भी मैनेजमेंट का बहुत एक्सपेंशन उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, करीबन 3,500 करोड़ का डेट है बैलेंस शीट पे और अभी टारगेट है टू रिड्यूस द डेट। और ये साल हमें लग रहा है जिस तरह का गवर्नमेंट का एलोकेशन है इंफ्रा के लिए, सीमेंट के वॉल्यूम्स काफी तगड़े रहेंगे और होपफुली जो पेटकोक और फ्यूल के कॉस्ट है वो कम होने की वजह से हम देखेंगे बेटर एबिटा बाय टन नंबर्स भी रिपोर्ट करते हुए देखेंगे। तो उस लिहाज से ये वैल्यूएशंस पे इवन रैमको सीमेंट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें अच्छा लगा है। ठीक है पार्थिव, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात भी होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इस बीच मिड कैप शेयरों पर हमने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के डेप्यूटी CIO शैलेश भान से भी एक खास बातचीत की, आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। इंडियन मिड कैप एंड स्मॉल कैप खास तौर पे प्रेशर में आ रहे हैं। इसके चलते आप मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू हंटिंग का समय आ गया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या अभी भी आपको कहीं पे साइंस ऑफ फ्रॉथ नजर आते हैं? बाजार में अगर आप देखेंगे सम पॉकेट्स में अभी भी फ्रॉथ है, अभी भी एक्सपेंसिवनेस है, एंड थोड़े पॉकेट्स में फर्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ और सेकंड राउंड ऑफ सेल ऑफ हो रहा है, जिससे वैल्यूएशंस थोड़े करेक्ट हो रहे हैं। इधर प्रॉब्लम अभी खाली वैल्यूएशंस का नहीं है, क्या ग्रोथ ये कंपनीज में वीक रह सकती है अगले 2-3-4 क्वार्टर, वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट थे, बहुत सारे कंपनीज को वन ऑफ प्रॉफिट्स थे उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इन द लास्ट 1 to 2 years, बिकॉज कहीं सप्लाई शॉर्टेज हो गया, कहीं कुछ सडनली डिमांड आ गया जिससे प्रॉफिटेबिलिटी जोर से बढ़ गई, प्राइसिंग में एडवांटेज मिल गया, या कोविड लेड रिबाउंड का बेनिफिट मिल गया। सो हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस नहीं बनाना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। हेंस हम केयरफुली इवैल्यूएट करेंगे बिजनेसेस को कि उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या है। तो हमें लगता है कि वी आर फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज हम पीक प्रॉफिटेबिलिटी में बैठे हैं, इसलिए केयरफुल स्टॉक सिलेक्शन इज पॉसिबली बहुत इंपॉर्टेंट है ये माहौल में। एंड इट्स नॉट कि मिड कैप या स्मॉल कैप, इट इज अबाउट गुड कैप विद इन ऑल दीज कंपनीज विच आर वेल प्लेस्ड टू बेनिफिट फ्रॉम जहां से हम ठहरे हैं। तो पिछले साल के अर्निंग को बेस बना के अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ बहुत म्यूटेड रहेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए।